नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और एकमात्र विधायक अख्तरुल इमान का नाम भी शामिल है। AIMIM ने यह लिस्ट अपने एक्स अकाउंट पर साझा करते हुए लिखा कि उन्हें आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। पार्टी ने कहा कि बिहार इकाई ने राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद उम्मीदवारों का चयन किया है और AIMIM का लक्ष्य राज्य के सबसे कमजोर और उपेक्षित वर्गों की आवाज बनना है। ओवैसी की यह घोषणा चुनावी माहौल में नई हलचल पैदा कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM ने महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने 6 सीटों धमदाहा, चकाई, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। JMM के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी इन सीटों पर मजबूती से मुकाबला करेगी। वहीं JMM के इस फैसले पर JDU ने प्रतिक्रिया दी है। JDU प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि झारखंड में RJD को हिस्सेदारी देने के बावजूद JMM को बिहार में उपेक्षा झेलनी पड़ी और अब इस निर्णय का नुकसान उन्हें झारखंड में उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में JMM भले छोटा सहयोगी था, लेकिन झारखंड में उसने हमेशा सहयोग की भावना दिखाई थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने गठबंधन के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसे बचाना है तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM जैसी पुरानी सहयोगी पार्टियों का सम्मान करना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा मर्यादा में रहती है, लेकिन अब लग रहा है कि कोई ताकत गठबंधन तोड़ने की कोशिश कर रही है। JMM के 6 सीटों पर अलग चुनाव लड़ने के फैसले पर पप्पू यादव ने कहा कि RJD को अपने सहयोगियों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने लालू यादव से पुरानी आदतें छोड़ने की अपील करते हुए कहा कि सहयोगियों के खिलाफ प्रत्याशी उतारना गलत है। पप्पू यादव ने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और जाति या गठबंधन से ऊपर उठकर विकास पर वोट देगी। महागठबंधन में कांग्रेस और RJD के बीच मतभेद अब भी जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच RJD में टिकट बंटवारे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मधुबन सीट से टिकट के दावेदार मदन शाह ने पटना स्थित लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने आवास के सामने कुर्ता फाड़कर जमीन पर लेटते हुए रोना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मदन शाह ने आरोप लगाया कि पार्टी ने उनसे टिकट के बदले पैसे मांगे और जब उन्होंने इनकार किया तो टिकट डॉक्टर संतोष कुशवाहा को पैसे लेकर दे दिया गया। उन्होंने कहा कि लालू और तेजस्वी यादव ने 2020 में उन्हें टिकट देने का वादा किया था, लेकिन इस बार पैसे वालों को प्राथमिकता दी गई। मदन शाह ने RJD सांसद संजय यादव पर भी टिकट की दलाली के आरोप लगाए। वहीं घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हटाया। RJD की ओर से अब तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मतभेद अभी भी जारी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कहा कि हर व्यक्ति में शास्त्र और शस्त्र यानी भक्ति और शक्ति दोनों का संतुलन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया यह समझ रही है कि पुराने रास्ते विनाश की ओर ले गए हैं, इसलिए लोग अब नए एक रास्ते की तलाश में हैं। भागवत ने कहा कि भारत यह नया रास्ता दिखा सकता है और दुनिया के बुद्धिजीवी भारत से उम्मीद रख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत का कर्तव्य है कि वह सबकी भलाई और राहत के लिए काम करे, लेकिन अगर कोई रुकावट या चुनौती पेश करे तो हमारे पास शक्ति से जवाब देने की क्षमता भी होनी चाहिए। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच इसराइल ने गजा पर नया हवाई हमला किया है, जिससे नाजुक युद्ध विराम पर संकट गहरा गया। रॉयटर्स और अन्य मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक इसराइल ने राफा क्षेत्र में हवाई हमले किए हैं। इसराइली सेना ने बताया कि शुक्रवार को राफा में एक सुरंग से निकले आतंकवादियों ने सैनिकों पर गोलीबारी की थी। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। यह हमला अमेरिका के उस बयान के बाद हुआ जिसमें वाशिंगटन ने हमास पर फिलिस्तीनियों पर आसन्न हमला करने की योजना का आरोप लगाया था। उधर हमास ने इन आरोपों को झूठा बताया है। इसी बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि गजा में युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमास को पूरी तरह निरस्त्र नहीं किया जाता। उन्होंने राफा सीमा को अगली सूचना तक बंद रखने का भी ऐलान किया, जिससे युद्ध विराम की स्थिति और जटिल हो गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोहा में हुई वार्ता में शांति और सहयोग पर एक अहम समझौता हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने इसे सही दिशा में पहला कदम बताया और कतर व तुर्की की मध्यस्थता के लिए धन्यवाद दिया।
इस समझौते के तहत दोनों देशों ने तय किया है कि वे एक दूसरे के खिलाफ कोई शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करेंगे और हमलों में शामिल किसी भी समूह को समर्थन नहीं देंगे। इसके अलावा दोनों पक्षों ने सुरक्षा बलों, नागरिकों और जरूरी ढांचों पर हमले से परहेज करने का वादा किया है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता सबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि समझौते को लागू करने के लिए कतर और तुर्की की निगरानी में एक संयुक्त तंत्र बनाया जाएगा। आगे दोनों देशों के प्रतिनिधि अगली बैठक तुर्की में करेंगे। कतर ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच तुरंत संघर्ष विराम लागू करने पर सहमति बन चुकी है। भारत की स्टार तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने इतिहास रचते हुए आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड आर्चर बन गई हैं। विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज ज्योति ने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में ब्रिटेन की एला गिब्सन को 150-145 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की। इस दौरान उन्होंने लगातार 15 बार 10 अंक हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की एलेक्सिस रुइस को 143-140 से हराया था, लेकिन सेमीफाइनल में विश्व नंबर 1 आंद्रिया बेस्ट्रा मैक्सिको से 143 और 145 के करीबी अंतर से हार गई। यह उनके करियर का 88वां अंतर्राष्ट्रीय पदक और वर्ल्ड कप फाइनल में पहला पोडियम फिनिश है। वहीं पुरुष वर्ग में ऋषभ यादव शूट ऑफ में हार कर ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बेटी पालन और लव जिहाद पर दिए गए विवादित बयान ने राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई लड़की माता पिता की बात ना माने और किसी अन्य धर्म के युवक के पास जाने की कोशिश करे तो परिवार को उसे रोकने और सही मार्ग पर लाने में कड़ा रुख अपनाना चाहिए। साध्वी ने कहा कि जरूरत पड़े तो लड़की को डांटना या पीटना भी सही है ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। साध्वी के इस बयान पर सोशल मीडिया और समाज में तीखी प्रतिक्रिया आई। महिला अधिकार संगठन और आलोचकों ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के खिलाफ बताया, जबकि उनके समर्थक इसे पारंपरिक परिवार और संस्कारों की रक्षा मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि साध्वी के ऐसे बयान चुनावी माहौल और सामाजिक विमर्श दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। यह विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है और इसके कानूनी और राजनीतिक पहलुओं पर आने वाले दिनों में बहस होने की संभावना है। अमेरिका में फ्लोरिडा के नेता चैंडलर लैंगविन ने भारतीयों को लेकर विवादित टिप्पणियां की, जिसके बाद शनिवार को सिटी काउंसिल ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। लैंगविन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि भारतीय अमेरिका का आर्थिक फायदा उठाने के लिए यहाँ हैं और अमेरिका केवल अमेरिकियों के लिए है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को उनके वीजा रद्द कर देना चाहिए और उन्हें निर्वासित कर देना चाहिए। सिटी काउंसिल के फैसले के अनुसार अब लैंगविन को किसी भी मुद्दे को एजेंडे में शामिल करने से पहले आम सहमति लेनी होगी। उन्हें आयुक्तों के बारे में टिप्पणी करने और समितियों में शामिल होने से भी रोका गया है। विवाद बढ़ने पर लैंगविन ने कहा कि उनकी टिप्पणी केवल अस्थायी वीजा धारकों के लिए थी, न कि पूरे भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए। उनके बयान ने अमेरिका और भारत के बीच भारतीय समुदाय में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला है, जिन्होंने विवादित जन सुरक्षा अधिनियम यानी PSA को हटाने और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि उनकी सरकार जल्द ही PSA को हटाने के लिए अध्यादेश लाएगी। ओवैसी ने याद दिलाया कि उनके दादा शेख अब्दुल्ला ने 1978 में लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए PSA लागू किया था और बाद में इस कानून का राजनीतिक विरोधियों और अलगाववादी नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग हुआ। उन्होंने बताया कि 1978 से अब तक 20,000 से अधिक लोग PSA के तहत जेल में रहे। ओवैसी ने शनिवार को एक्स पर लिखा कि वे आसानी से PSA को हटा सकते थे और अनगिनत पीड़ाओं और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोक सकते थे। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने इस कानून का दुरुपयोग किया है। कुछ लोगों की नजरबंदी 7 से 12 साल तक बढ़ा दी गई थी। एक अलगाववादी को PSA के तहत हिरासत में लिया गया था और जब बाद में उसकी जरूरत पड़ी तो उसे अदालती वारंट जारी कर जमानत दे दी गई। ओवैसी ने इस पोस्ट के अंत में एक शायराना अंदाज में तंज कसते हुए लिखा कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। बता दें कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक को डोडा में सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में PSA के तहत जेल भेजा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के दिवाली पर दिए गए बयान को लेकर विवाद बढ़ गया है। विश्व हिंदू परिषद ने उनके बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।
वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि दिवाली के समय क्रिसमस के कसीदे पढ़ना और ईसाई रीति रिवाजों की नकल करना स्वीकार्य नहीं है। बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यादव हिंदुओं से अधिक ईसाइयों और विदेशी त्योहारों को महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम और श्री कृष्ण की धरती पर दिवाली मनाने के तरीके सीखने के लिए किसी विदेशी धर्म से प्रेरणा लेना गलत है। बंसल ने अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए कहा कि 2 महीने बाद आने वाला क्रिसमस पहले से ही शुरू समझ लेना और दिवाली पर कुम्हार भाइयों के हाथों बने दियों पर तंज करना सही नहीं है। उन्होंने इसे अयोध्या की खुशियों पर जलन और धार्मिक भावनाओं की अवहेलना बताया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर किसी नई शत्रुता की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान शुरुआतकर्ताओं की उम्मीद से कहीं ज्यादा जवाब देगा। एबटाबाद स्थित सैन्य अकादमी में कैडेटों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि परमाणुकृत माहौल में युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं है और पाकिस्तान हर उकसावे का निर्णायक जवाब देगा। यह 2 महीने में दूसरी बार है जब मुनीर ने भारत को परमाणु धमकी दी है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर हम डूबे तो आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। भारत ने मुनीर के बयानों को परमाणु ब्लैकमेल बताया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान की सेना जैसी गैर जवाबदेह संस्था के हाथों में परमाणु हथियार खतरनाक हैं और ऐसे बयान क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.